सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है स्टार्ट करते हैं। सो ऑलरेडी जो बेसिक पार्ट था हमारा स्टैटिक्स वाला पार्ट वो हमें कवर कर लिया है ना, जिसमें इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट वाला टॉपिक एंड फ्रिक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैकेनिक्स वाले पार्ट से। बट अब बेसिकली हम डायनामिक्स वाले पोर्शन में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि डायनामिक्स में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है ना। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, डायनामिक्स आपको ऑलरेडी पता है। जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक काइनेमेटिक्स एंड एक काइनेटिक्स है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट इज काइनेटिक्स। ठीक है, तो बेसिक डिस्कशन तो हमारा ऑलरेडी पहले भी हुआ है कि काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, बट एक जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इस चीज को। देखो जब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम जस्ट मोशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन। मोशन का क्या रीजन है उसको हम एनालिसिस में इंक्लूड नहीं कर रहे, सिंपली ओनली अबाउट द मोशंस। एंड मोशन का मतलब क्या है, पोजीशन का चेंज होना। क्योंकि जब किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होगा तभी हम बोल सकते हैं कि मोशन हो रहा है। तो मोशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, मोशन को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आपको पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। सबसे पहले आपको क्या, पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से होने वाले हैं यहाँ पे, ये पोजीशन। ठीक है, फिर पोजीशन का चेंज हो रहा है, फिर देन ऑब्वियसली उससे एसोसिएटेड वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। ये सब क्या मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स है जो सिर्फ मोशन पे डिपेंडेंट है। मतलब इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि क्या फोर्स लग रहा है, क्या रीजन है। बेसिकली हम जस्ट ये देखेंगे अपने सिस्टम में कि वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, पोजीशन क्या है, सिर्फ इन सब के बारे में बात होगी। बट जब काइनेटिक्स की बात करते हो तो मोशन तो है ऑलरेडी, मोशन का तो आप डिस्कशन करोगे, बट साथ साथ ये भी डिस्कस करने वाले हो कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये चीज एंड ऑब्वियसली आपको पता है ये क्या है, दिस इज व्हाट द फोर्स, है ना। तो डायनेमिक्स का मतलब जस्ट क्या, स्टडी ऑफ मोशन, है ना। स्टडी ऑफ मोशन है। अब स्टडी ऑफ मोशन करने के दो तरीके हैं, या तो आपको सिर्फ मोशन का ही एनालिसिस करना है, मतलब जस्ट आप पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करो बस, एंड फोर्सेस आपने इंक्लूड नहीं किया एनालिसिस में। जस्ट आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपका सिस्टम कितनी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। बट जब आप फोर्सेस को भी इंक्लूड करते हो देन एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट। हाँ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि काइनेमेटिक्स के टाइम पे आपके फोर्सेस नहीं लग रहे, बट जस्ट ये है कि हमने उसको कंसीडर नहीं किया एनालिसिस में, जस्ट इतना। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी चीज है जो हमने स्टार्टिंग में काफी बार डिस्कस की है। बट अब आ जाता है कि जब डायनेमिक्स को हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स करेंगे, ये तो बात ठीक है। बट काइनेमेटिक्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने मैकेनिक्स का अपना जो बेसिक क्लास है वहां से स्टार्ट किया हो तो आपको याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में आइडियलाइजेशन की बात करी थी। जब सबसे पहले मैकेनिक्स के स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में हमने क्या बोला था, कुछ आइडियलाइजेशन या अजम्पशन के बारे में बात करी थी। तो दो चीजें कंसीडर करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक पार्टिकल और एक रिजिड बॉडी। ठीक है, तो एक चीज पार्टिकल है और एक रिजिड बॉडी, तो काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल एंड काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी दोनों को ही हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दोनों को ही हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट डिस्कशन तो हमारा ये रहेगा कि काइनेमेटिक्स क्या है। ठीक है, काइनेमेटिक्स, क्योंकि सबसे पहला डिस्कशन काइनेमेटिक्स ही रहेगा, बट काइनेमेटिक्स के भी दो पार्ट्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के भी हमारे दो पार्ट्स होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, काइनेमेटिक्स के दो पार्ट वो कौन से हमारे,
एक एक काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल और दूसरा काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब यहाँ पे एक चीज ये आपको नोटिस करना है कि पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। किस पर्टिकुलर सिस्टम को आप पार्टिकल डिफाइन कर सकते हो और किसी को नहीं। ठीक है, पार्टिकल का डेफिनेशन आपको याद होगा जो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में लिखा था कि पार्टिकल एक ऐसी चीज है जहां पे हम डायमेंशंस को कंसीडर नहीं कर रहे। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिस्टम का डायमेंशंस होगा डेफिनेटली, बट उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग इट्स मोशन, एनालिसिस में उसको इंक्लूड नहीं करें। एंड ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, इट मींस उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा ना मोशन पे, तभी नहीं कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक, आप किसी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो इट मींस कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तभी आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज आप उसको कभी नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो पार्टिकल बोलने का मतलब है कि डायमेंशंस को कंसीडर नहीं किया है, नेग्लिजिबल कंसीडर कर रखा है हमने, मतलब कंसीडर नहीं किया है। कंसीडर नहीं किया मतलब डायमेंशंस के इफेक्ट नहीं है ऑन द मोशन। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं कि डायमेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तब हम उसे पार्टिकल बोल रहे हैं, बट ऐसा होगा कब कि लॉजिकली इस बात को हम कब एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है ये हमारा पार्टिकल, ये सिस्टम जो बॉडी है ये मेरा पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ये हम कब बोल सकते हैं बताओ। एक ऐसा कब बोला जा सकता है, मतलब कब पॉसिबल ऐसे बोलना कि पार्टिकल, ये चीज आपका पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। रिस्पेक्टिव डिफरेंट बहुत छोटा, नहीं नहीं देखो उसका छोटा होना जरूरी नहीं है, उसके डायमेंशंस का छोटा होना जरूरी नहीं है। अगेन मैं देखो, मैं एक अपनी कार जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसको भी एज अ पार्टिकल डिफाइन कर सकता हूँ। तो साइज का छोटा होना जरूरी नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि साइज का कंसिडरेशन नहीं है एनालिसिस में। ऐसा कब हो सकता है, तो याद होना चाहिए। देखो फर्स्ट क्लास हमने ये चीज डिस्कस भी किया था कि लेट सपोज एक ब्लॉक है आपके पास, डिस्टेंस इन्वॉल्व ज्यादा है। देखो देखो एक चीज, लाइन ऑफ एक्शन, हाँ देखो ये चीज है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ये लेट सपोज यहाँ से इनिशियली कंडीशन ये है, यहाँ से ये यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये थी यहाँ से यहाँ मूव करके यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फाइनल कंडीशन भी हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ। अब आप देखो ये है इसका इनिशियल कंडीशन, ये है फाइनल कंडीशन। अब यहाँ पे आप देखो ऑब्वियसली ब्लॉक है, ब्लॉक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, लेट सपोज ऐसे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज बताओ, ये जो पार्टिकल्स हमने कंसीडर करें, क्या हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग है यहाँ पे कि सेम है? डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, करेक्ट। क्या वेलोसिटीज भी सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब सेम होने वाला है, मतलब कि मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज सेम। मोशन ऑफ द ईच एंड एवरी पार्टिकल इज सेम, यहाँ से ये बात क्लियरली हमें दिख रही है। अब अगर आपको दिख रहा है अगर ऐसा कि ऑल मोशन मतलब कंप्लीटली मोशन इज सेम, सबका मोशन ईच एंड एवरी पार्टिकल सबका मोशन सेम, इट मींस मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे रिप्रेजेंट करना है इस सिस्टम को, तो मैं इसको एक सिंगल पार्टिकल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? ये एक मेरा पार्टिकल है, लेट सपोज इसका मास था 5 kg, या लेट सपोज mkg में कंसीडर कर लेता हूँ, mkg मास था। तो मैंने इसको कंसीडर करा एक पार्टिकल जिसका मास है mkg। ठीक है, और जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है v मीटर पर सेकंड।
क्योंकि लेट्स सपोज ये भी v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो सेम चीज है, करेक्ट। तो जस्ट देखो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आपका ब्लॉक एम के जी का v मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव करता है, उसको मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल है जिसका मास एम के जी और v मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने इस अपने ब्लॉक को एज अ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा कब कर पाए हम, जब सबका उस ब्लॉक में, उस सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का सेम मोशन हो। सेम मोशन से मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। अगर आपको कंप्लीटली मोशन सेम दिख रहा है हर पार्टिकल का, तो ऑब्वियसली उस सबको मैं एक सिंगल पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर। बट इन अ केस अगर डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट वेलोसिटीज है, डिफरेंट मोशंस है, तो डेफिनेटली तब आप उस केस में सिंगल पार्टिकल से पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। क्लियर। और ऐसा कौन सा केस होता है जहां पे हम सिंगल पार्टिकल से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे मोशन में? ऐसा कौन सा केस होगा? यस एग्जैक्टली, रोटेशन, बिल्कुल करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं पार्टिकल के, हम कहीं ना कहीं सिर्फ पार्टिकल के ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है तो मैं कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को एज अ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट अगर रोटेशन हुआ तो तब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पार्टिकल्स का आपको अलग अलग वेलोसिटीज देखने को मिलेगा, अलग अलग रेडियस ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, ये चीज। तो इन केस ऑफ ट्रांसलेशन वी कैन अज्यूम कि भाई बॉडी जो है मेरा एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है, ये बोलना इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज द सेम मोशन, ये चीज। ठीक है, क्लियर है। तो काइनेमेटिक्स में डिस्कशन सबसे पहले होगा काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। एंड आप एक चीज यहाँ पे जरूर लिख लेना, जस्ट वन से। एक्चुअली दोबारा से इसमें कुछ एक एरर आ रखा है, लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, हम इसको ना पीपीटी में लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक एरर आ रहा है जिसकी वजह से सिर्फ सर्कल ड्रॉ, सर्कल ही, सर्कल वाला फंक्शन इसमें चल रहा है व्हाइट बोर्ड में। कोई नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से और पीपीटी में यूज करते हैं। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एंड दूसरे हमने बात करी थी काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब आप रिजिड पार्टिकल की बात करते हो तो क्या यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है, सिर्फ ट्रांसलेशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होगा। बट जब आप रिजिड बॉडी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही दिखाई देंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन भी पॉसिबल होगा, रोटेशन भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, देखो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल।
अच्छा, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में आपने बोला ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन के बेसिकली दो टाइप्स है, एक तो रेक्टिलिनियर होता है और एक कर्वीलिनियर, दो चीजें होती हैं यहाँ पे इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीजें डिस्कस करनी है बेसिकली। फर्स्ट आपके पास रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर एंड सेकंड वन इज कर्वीलिनियर। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, देन फिर हम कर्वीलिनियर पे आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखना रेक्टिलिनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर। अब सबसे पहले ना रेक्टिलिनियर में आप एक पॉइंट लिख लेना, डेफिनेशन इसका, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑब्वियसली जो अभी प्रीवियसली हमने एग्जांपल कंसीडर किया था वो क्या, एक रेक्टिलिनियर वाला केस था। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। अच्छा, रेक्टिलिनियर बेसिकली ट्रांसलेशन का ही एक स्पेशल केस है जहाँ पे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अभी हमने प्रीवियसली क्या देखा, ट्रांसलेशन के दो पार्ट्स है, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर में क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल है इट विल मूव इन अ कर्व फॉर्म, एक कर्व वाले पाथ में मूव कर रहेगा। लेट्स सपोज दिस इज योर पार्टिकल। हाँ, पैराबोलिक जरूरी नहीं है, पैराबोलिक कर्व फॉर्म में होगा, कोई भी आपका कर्व पाथ है, लेट्स सपोज कोई भी कर्व पाथ, तो उस कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो कर्वी लीनियर होगा। बट हाँ, कर्व पाथ में मूव कर रहा है बट उसका खुद का रोटेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप रोटेशन इन्वॉल्व कर रहे हो देन इट विल नॉट बी अ पार्टिकल। क्योंकि जब आपने पार्टिकल डिफाइन किया, लेट्स सपोज दिस इज योर पार्टिकल, अब पार्टिकल का खुद का कोई रोटेशन नहीं है ना पॉसिबल, इस पार्टिकल का खुद का कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जहां पर रोटेशन इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली बात है वो आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन वाला पार्ट नहीं रह जाएगा। तो ट्रांसलेशन के दो पार्ट, दो पार्ट बोलने का मतलब एक तो हो गया मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्पेसिफिक केस हो गया, मतलब स्पेशल केस है ट्रांसलेशन का रेक्टिलिनियर। बट ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, कर्वी लीनियर भी हो सकता है, मतलब कर्व पाथ में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है बट इंपॉर्टेंट चीज है रोटेशन नहीं है, जस्ट कर्व पाथ में मूव कर रहा है, रोटेशन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम रेक्टिलिनियर ही डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली पता भी होगी आप, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, वो एक साथ लिखते हुए चलते हैं तब फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जस्ट वन सेकंड। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, इसमें स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मोशन, ये चीज हम लिख लेते हैं। तो एक पहली बात तो ऑलरेडी ये चीज आपको पता ही है कि जब मोशन की बात करते हो ना, तो मोशन को आप डिफाइन कैसे किया करते हो, कंटिन्यूस चेंज इन द पोजीशन, कंटिन्यूस चेंज पोजीशन, कंटिन्यूस चेंज इन द पोजीशन, करेक्ट, ये चीज। अब पोजीशन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि पोजीशन क्या है, क्योंकि पोजीशन को डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पोजीशन के बारे में आइडिया नहीं है तब आप आगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते हो। तो पोजीशन अगर आपने डिफाइन कर लिया इट मींस कि आपने मोशन कहीं ना कहीं डिफाइन कर लिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसके बाद लिखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में लिखो। ठीक है, पोजीशन बेसिकली एग्जैक्टली आपका क्या है, किसी सिस्टम का, लेट्स सपोज सिस्टम हमारा पार्टिकल है, उस पार्टिकल के लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ
फिक्स्ड रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस चाहिए ना। आप किसी का पोजीशन मतलब उसका लोकेशन बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो आपको एक लोकेशन, एक रेफरेंस चाहिए। एक रेफरेंस के बिहाफ पे ही आप किसी का लोकेशन या पोजीशन बता पाओगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रेफरेंस पॉइंट, तभी आप जाके उसका एक पोजीशन क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो मोशन, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल can be described if position the position of a particle at any time is known। आपको किसी भी टाइम पे ऑब्वियसली पार्टिकल की पोजीशन पता है, तो आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बता सकते हो वो चीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, लेट्स सपोज सबसे पहले तो आप ड्रॉ करोगे रेफरेंस। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया अपना रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, लेट्स सपोज ये है पोजीशन। अब आपको पोजीशन बताना है, ऑब्वियसली एक पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, पोजीशन वेक्टर आर बार। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से ही बेसिकली उसकी पोजीशन डिफाइन होगी हमेशा। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेट्स सपोज दिस इज ओ एंड लेट्स सपोज दिस इज ए, पॉइंट ए। तो ओ ए इज बेसिकली व्हाट, योर पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जेड के कैप, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन द पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी वो है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वी विल राइट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन द पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, चेंज इन द पोजीशन, करेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, लेट सपोज आप ऐसा कर सकते हो कि पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि जो चेंज है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होगा विद द डायरेक्शन, क्योंकि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो आप डायरेक्शन डिफाइन करोगे। डिस्टेंस की बात करते हो, इट इज जस्ट द टोटल लेंथ बेसिकली जो भी कवर हुआ है जब उसने अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ गया, तो वहां पे तो आपको उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। बट जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो आपको डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो कुछ बेसिक से टर्म्स है जो आपको पता है, बट हाँ इसमें एक दोबारा से इसका रिवीजन करना भी जरूरी। ठीक है, देखो वेलोसिटी ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वेलोसिटी होता है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको दो तरीके से डिफाइन करना है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जनरली जिसको हम सिर्फ वेलोसिटी बोल रहे हैं वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और एक एवरेज वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वी विल राइट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जब आप लिखते हो तो इट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स, लेट सपोज जो भी डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन टाइम, विद इन चेंज इन टाइम जो भी आपको गिवन चेंज इन टाइम है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया वो है आपका एवरेज वेलोसिटी। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, चेंज इन पोजीशन change in position divided by change in time, change in time, ठीक है। लेट्स सपोज x फाइनल माइनस x इनिशियल, और ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे t फाइनल माइनस t इनिशियल, इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपका एक एवरेज वेलोसिटी है। बट व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से का आप नाम देख रहे हो कि इंस्टेंटेनियस मतलब आप किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हो। यहाँ पे आपका कोई गिवन चेंज इन टाइम नहीं है, गिवन चेंज इन टाइम कुछ नहीं दिया, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिख लेना विद रेफरेंस टू एवरेज वेलोसिटी, इसमें एक पॉइंट लिखना, एवरेज वेलोसिटी is is independent of taken path taken between 2 points, between 2 points, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में लिखना, if a particle, if a particle starts from starts from the starts from a point and returns returns back to the रिटर्न्स बैक अगेन टू द सेम पॉइंट, ठीक है। सिंपल मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और रिटर्न करके दोबारा सेम पॉइंट पे आ रहा है, रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, टू द सेम पॉइंट, then average velocity is zero, then average velocity is zero, but average speed, but average speed is नॉन जीरो, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इज नॉन जीरो। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो बिकॉज चेंज इन पोजीशन तो हुआ ही नहीं ना कुछ, याद रखो इस चीज को। जब आप वेलोसिटीज की बात कर रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, बट आप एक पोजीशन से स्टार्ट करा, आपने अपना पाथ अपना मोशन स्टार्ट किया, लेट सपोज आप कहीं से मोशन कर रहे हो तो अगेन दोबारा उसी पॉइंट तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, जीरो ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो बट एवरेज स्पीड विल नॉट बी जीरो, ये चीज याद रखना है। बहुत मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट फिर भी कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज पोजीशन का तो चेंज हुआ ही नहीं। अगर आप सेम पॉइंट पे वापस आ रहे हो आफ्टर द एंड ऑफ द मोशन, अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद अगर आप सेम पोजीशन पे आ रहे हो तो पोजीशन का तो चेंज है ही नहीं, पोजीशन का चेंज नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, डिस्टेंस टू ट्रेवल किया है ना कुछ, तो स्पीड विल बी देयर, वो चीज, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें ऐसे लिख लेना, ये एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की जब बात करते हैं तो क्या है, ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में है कि आप एक इंस्टेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसको एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली कि जो वेलोसिटी वेक्टर है इट विल बी नथिंग बट द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बिकॉज आप एक इंस्टेंट की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली इंस्टेंट की बात कर रहे हो, तो चेंज इन टाइम बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब बेसिकली जीरो, टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। देन इट विल बिकम dx by dt, इस तरीके से हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हो इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, limit of average velocity as the increment of time, as the increment of time approaches zero, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस आपने क्या बोला, इंक्रीमेंट ऑफ टाइम। अभी तक इससे पहले एवरेज वेलोसिटी में हम एक गिवन टाइम इंटरवल की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा टाइम इट विल अप्रोचेस व्हाट, जीरो, मतलब चेंज बिल्कुल क्या है, ऑब्वियसली एक मोमेंट की बात हो रही है ना, तो चेंज की आप क्या बात करोगे सर, एक मोमेंट की हम बात करेंगे, इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी आप डायरेक्टली dx by dt लिखते हो, ठीक है, करेक्ट, ये चीज। अब देखो यहाँ पे ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हम चलेंगे किसी तरफ, एक्सेलरेशन वाले पार्ट की तरफ, बट इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें एक फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी कहीं भी बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इज सिंपली कॉल्ड, वेलोसिटी, ठीक है। सिंपली वेलोसिटी ही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी तो है ही। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, स्लोप, यस, dx by dt ना, स्लोप, ऑब्वियसली स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी, क्योंकि आप जब ऑब्वियसली स्लोप ले रहे हो तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करोगे ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, दिस इज योर एक्स पोजीशन, दिस इज योर टाइम, कोई भी ग्राफ है, लेट सपोज ऐसा कोई ग्राफ, मैंने इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t1 की बात कर रहा था, लेट सपोज t1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो t1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना स्लोप बन रहा है, इट विल रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द वेलोसिटी, इट विल रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी से कि बॉडी क्या एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। जब आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन वी विल से कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, वो चीज हमें लिखनी नेक्स्ट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपली वेलोसिटी होता है, क्या है बेसिकली एक्चुअली है, ये है आपका स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, इट इज व्हाट, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट लिखना, when the velocity, when the velocity of a particle changes with time, then particle is said to be, then particle is said to be accelerating, then particle is said to be accelerating, ठीक है, ये चीज, when the velocity of a particle changes with time, then the
पार्टिकल इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अब एक्सेलरेटिंग है ना, तो ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जस्ट बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी डिफाइन किया वैसे सेम हम एक्सेलरेशंस को भी डिफाइन करेंगे, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, फर्स्ट आपका होगा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो एवरेज एक्सेलरेशन की जब आप बात करते हो तो ये क्या है, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये चीज, तो आपको किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट से वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पता हो, है ना, ये चीज ऑब्वियसली दो पॉइंट की बात कर रहे हो तो कोई ना कोई टाइम चेंज हुआ होगा, तभी आप दो अलग अलग पॉइंट्स की बात कर, वहां पे अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, तो सिंपली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये चीज। ठीक है, सिंपल, जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हो, सिमिलर वे में एवरेज एक्सेलरेशन भी। सेकंड इसी में क्या लिखोगे आप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप जो एक्सेलरेशन की बात करो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो, इससे पहले एवरेजेस में हम क्या बात कर रहे हैं, एक गिवन टाइम इंटरवल है, आपको एक गिवन टाइम इंटरवल है, उस पे आप चेंजेस की बात करते हो, चाहे वो वेलोसिटी का चेंज हो, चाहे वो पोजीशन का चेंज हो। ठीक है, बट जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हो, इट मींस आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हो। ठीक है, सेम अगेन इंस्टेंटेनियस की जब भी बात आएगी तो आप अगेन कैसे डिफाइन करोगे एक्सेलरेशन को, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, डेल वी बाई डेल टी, तो ये आपका एक्सेलरेशन इट विल बिकम डीवी बाई डी टी, इट विल बिकम डीवी बाई डी टी, करेक्ट, इट विल बिकम डीवी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, अगेन जैसे आपने स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ बताया था ना इससे पहले, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल शॉर्ट में आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, ये चीज क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली याद रहेगा, क्योंकि पता क्या होता है, हम ना कई बार जैसे है तो बहुत बेसिक चीज है, बट क्या होता है कई बार हमें पता होने के बावजूद भी हम कुछ चीजें मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से मिस्टेक्स होती है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा जस्ट एक क्विक रिवीजन होना जरूरी था, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे अदरवाइज ऑब्वियसली ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको कहीं ना कहीं इनका हेल्प मिलेगा। देखो जैसे आपने वेलोसिटी के लिए तो बोल दिया ये dx बाई डी टी, हाँ, एक्सेलरेशन इज व्हाट dv बाई डी टी, ऐसा हम बोल रहे हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, करेक्ट, क्लियर है। अब देखो इन जनरल, अब ये जो है ना, इसको थोड़ा सा अलग इसको डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन वाले पार्ट को कैसे, देखो एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी है, हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन डीवी और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं डीएक्स का। ठीक है, एक बार नीचे डिनोमिनेटर में और इधर dx dt, इस तरीके से। अब आप एक चीज देखोगे, जो dx बाई dt है ये क्या है, वेलोसिटी, तो आपको एक चीज साफ दिख रही है यहाँ पे, ये तो dv बाई dx एज इट इज रहेगा, बट ये dx बाई dt क्या बन गया, वेलोसिटी, मतलब लाइक दिस। तो आप देखो इस चीज को, ये कैसे बनेगा, इसको मैं अगर dx को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ a dx और v dv, ये एक इम्पॉर्टेंट
इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, इसका आपको यूज करना पड़ेगा कभी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। जैसे ये चीज आपको याद है ना, ये तो कोई याद करने वाली चीज है ही नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, बट आपको ये भी याद करना है, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर केस न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, डीएक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और कुछ नहीं। तो आपको जो रिलेशन मिला है, अब यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व है, पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। अब ये सब पैरामीटर्स इन्वॉल्व करके फायदा पता क्या हुआ, हमने टाइम को इलिमिनेट कर दिया, वी हैव जस्ट इलिमिनेटेड द टाइम। लेट्स सपोज क्वेश्चन में टाइम है ही नहीं, बट आपके फॉर्मूले आपके पास ऐसे हैं, वहां पे हर जगह टाइम इन्वॉल्व है, तो टाइम को हमने इलिमिनेट करके क्या कर दिया, डायरेक्टली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन, ठीक है, तो उनके बीच का एक रिलेशन मिल गया हमें, ठीक है। तो हमेशा ये चीजें आपको याद रखनी है, ये एक दो तीन इक्वेशन, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको पता है, एंड दिस लास्ट, ठीक है, तो इसको लेट्स सपोज मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, एंड ये थर्ड वन, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो केस आता है वो आता है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज जीरो, क्लियर, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी क्या था आपका, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ था ना, तो लेट सपोज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो स्लोप, वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्लोप विल बी कांस्टेंट, है ना, सिंपल, आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, मैं मान के चलो इनिशियली कुछ एक्स नॉट इसका पोजीशन था, इनिशियली हो सकता है जीरो, मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरो भी होगा, बट हो सकता है कई बार आपको इनिशियल पोजीशन दे दिया जाए, वो मैं एक्स नॉट मान लूं, फिर देन ये आपका वेलोसिटी, ठीक है, ये आपका स्लोप, स्लोप क्या होगा, बेसिकली वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ही तो बेसिकली वेलोसिटी होता है ना, वो चीज, ठीक है। तो ये तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, बट अगर आप इसको किस में शो कर रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ऑब्वियसली वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो इसका मतलब क्या जीरो है, एक्सेलरेशन इज जीरो, ये चीज, एक्सेलरेशन इज जीरो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, ठीक है, तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई स्लोप नहीं, क्लियर। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो वेलोसिटी, लेट सपोज वेलोसिटी जो आपने बोला है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी नॉट से, क्योंकि एक इनिशियल वेलोसिटी वही कांस्टेंट है, तो वी नॉट मान लिया, है ना, एक्सेलरेशन तो फिर जीरो, ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी का जो रिलेशन है dx बाई dt इसको रखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब आप देखो dx, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे और ये हो जाएगा v dt, क्या हो जाएगा v dt। अब आप देखो एक डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, पोजीशन की, तो इनिशियली एक्स नॉट माना, फाइनली हमने मान लिया एक्स कुछ, इनिशियली एक्स नॉट मान के चल रहे, इनिशियली एक्स नॉट मान रखा है, हो सकता है कि कुछ केस में डायरेक्टली जीरो से स्टार्ट करें, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वाली कंडीशन, बट कुछ केस में इनिशियली पोजीशन दिया भी हो सकता है, तो हमने एक्स नॉट माना, और ये चीज हमेशा ऐसा ही करना, क्योंकि गलती हो जाती है, हम ना फॉर्मुले डायरेक्टली याद करते हैं, गलती वहां पे होगी, फॉर्मुले हमने याद कर लिए, बट आपको ना ये थोड़ा सा प्रोसेस भी आपको याद होना चाहिए यार, मैं ना इनिशियली जीरो नहीं मान रहा हूँ पोजिशन, इनिशियली मैंने कुछ वैल्यू मान ली एक्स नॉट, ठीक है, ये हमेशा याद रखना ये स्टेप, एंड ऑब्वियसली टाइम जीरो से स्टार्ट होगा फिर टी, ठीक है, ये चीज, तो ये हो गया आपका x माइनस एक्स नॉट, और ये हो गया आपका बेसिकली व्हाट, v, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, v इंटू टी, ठीक है, v इंटू टी, x माइनस एक्स नॉट विल बी व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का चेंज विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज s मैंने कंसीडर कर लिया, और ये हो गया v t, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका यहाँ पे v इंटू टी, इस तरीके से आपने कंसीडर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पीड की तरह ही है, ठीक है,
क्लियर है? क्योंकि जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, तो क्या होगा, वेलोसिटी तभी जाके आप कंप्लीटली कांस्टेंट बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा v, यहाँ पे हमने v नॉट बोला तो इसको v नॉट लिख लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से v नॉट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड चीज है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पार्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब आपको पता है यार, डायरेक्टली मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या रिलेशन है हमारे पास एक्सेलरेशन का? रिलेशन एक तो ये है डीवी बाई डी टी। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, डीवी और ए डी टी, इस तरीके से। लेट सपोज इनिशियली वेलोसिटी v नॉट मैं कंसीडर कर रहा हूँ एंड फाइनली v टाइम्स 0 से t, ये कंसीडर कर रहा हूँ, तो v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, एरिया, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ये t हो जाएगा, एंड v इक्वल्स टू व्हाट, v नॉट प्लस ए टी। एंड आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपको ये चीज याद होनी चाहिए, है ना? वैसे v नॉट की जगह आप लोग जो हम पढ़ते हैं u प्लस ए टी, है ना? यही चीज तो पढ़ते हैं हम, u प्लस ए टी, इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला टॉपिक। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब क्या होता है ना, देखो एक चीज है, फॉर्मूला में याद है बट फॉर्मूला किस कंडीशन में एप्लीकेबल है ये अच्छे से याद होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये अच्छे से याद होना ज्यादा जरूरी है। अब देखो इसमें जैसे हमने प्रीवियसली कुछ ग्राफ्स बनाए थे, वो ग्राफ्स हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना, तो किसका स्लोप कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारा जो स्लोप है इट विल बी कांस्टेंट। तो लेट सपोज इनिशियली वेलोसिटी v नॉट माना है, तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन, स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, और दिस इज टाइम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ जो है बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, करेक्ट, इस तरीके से। तो पहली इक्वेशन तो आपने लिख ली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो रिलेशन था उसको यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज। नेक्स्ट देखो, एक तो हमने एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी यूज कर लिए, ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। नेक्स्ट एक हमारे पास है वेलोसिटी dx बाई dt। तीन इक्वेशंस है, तीनों को आपको यूज करना आना चाहिए, तीनों इक्वेशंस का आपको यूज करना आना चाहिए। तो dx इक्वल्स टू वी डी टी, है ना, वी डी टी। अब लेट सपोज dx इनिशियली x नॉट से x, वेलोसिटी v नॉट से v। ठीक है, v नॉट से v। अब एक चीज है, v नॉट से v तो है, ठीक है, बट वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी भी यहाँ पे वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, कैसे करें? एक काम करते हैं, वेलोसिटी को ना रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे किससे, जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया इससे रिप्लेस कर देते हैं, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो dx का इंटीग्रेशन तो करके, तो ये तो x माइनस एक्स नॉट आना ही है, क्लियर। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी की जगह लिख रहे हैं v नॉट प्लस ए टी, इस तरीके से dt। अब आपको पता है v नॉट भी एक कांस्टेंट वैल्यू, एक्सेलरेशन भी एक कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ t है, यहाँ पे क्या लिखे कंडीशन, अरे कंडीशन हमारा सेम है, कंडीशन तो यही है हमारे पास कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली कंडीशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली कंडीशन ना, तो देखो हमने क्या करा है, जस्ट v को रिप्लेस कर दिया किससे, v नॉट प्लस ए टी, जो हमने प्रीवियसली अभी फाइनली डिराइव किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली लिमिट तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, v नॉट, v थोड़ा ना रखेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पे टाइम का लिमिट।
क्योंकि अब वेरिएबल क्या हो चुका है, राइट हैंड साइड में सिर्फ टाइम बचता है। एक्स माइनस एक्स नॉट, अगेन योर डिस्प्लेसमेंट है वी नॉट इंटू टी, प्लस ये हो जाएगा ए इंटू टी, टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाई टू, इस तरीके से। तो ये आपके पास फाइनली आता है। एंड अगेन आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, है ना। इसको हम ऐसे लिखते थे कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, इस तरीके से। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। ये चीज तो आप देख रहे हो, हमने सबसे पहले तो एक इक्वेशन ये वाला, ये चीज हमने यूज कर लिया, ये चीज यूज कर लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला भी यूज कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या आपके पास, ए डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, वी डी वी। ठीक, ये तीनों इक्वेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी आपका काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल से रिलेटेड, आपको ये तीन इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए बस, ठीक है। देखो, तो ठीक है, ये चीज है, आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स नॉट से एक्स ए डी एक्स, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन होगा किसका, वेलोसिटी, ठीक है, वी डी वी, वी नॉट से वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन एक्स माइनस एक्स नॉट, ये चीज, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये वाला टर्म। तो आप देखते हो तो फाइनल इक्वेशन ऐसा आता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट को ऐसे लिख रहे हैं, और इसको फाइनली हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, इस तरीके से। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ जाती है, जो ऑलरेडी आपने स्कूल लेवल पे पढ़ी, बट बट कंडीशन आपको याद रखना है, जो आपने बोला v इक्वल्स टू वी नॉट, है ना, प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू वी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये जो है इक्वेशंस एप्लीकेबल only when acceleration is constant, applicable only when acceleration is constant, correct, clear, ठीक है। ठीक, अब देखो एक्चुअली क्या है ना, ये इक्वेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगा, बट ये इक्वेशन आपका कहीं ना कहीं आगे जरूर यूज होने वाला है। जब आप काइनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ते हो, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की बात करते हो, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं तो यूज होंगी, ये तो कंफर्म है। बट ये है ना, ये होता है कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो हाँ उसके चांसेस कम है, बट हाँ इनका यूज डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको इसका यूज मिलेगा। एंड ऑब्वियसली यूज मिलता है तो आपको आना भी चाहिए करना, ठीक है। आएगा कब, जब आपको इक्वेशन आएंगे। तो फाइनली हमने देखो क्या बोला है, ये तीन इक्वेशंस, मैंने आपको क्या बोला, ये तीन इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, ये तीनों को आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो मैंने बोला एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट जो आप बोल रहे हो वेलोसिटी dx by dt, है ना, एक्सेलरेशन dv by dt, एंड आपने दूसरा क्या बोला, तीसरा adx vdv, इसकी कंडीशन क्या है, ये कब एप्लीकेबल होंगे, ये कब एप्लीकेबल होने वाले, एप्लीकेबल फॉर एनी कंडीशन, नो नो नो, दिस इज, ये तो जनरल, ये तो जनरल, वेलोसिटी का मीनिंग इज dx by dt, एक्सेलरेशन dv by dt, adx vdv, ये सब जनरल है, हाँ, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर एनी कंडीशन, फॉर एनी कंडीशन, ये तो जस्ट एक बेसिक टर्म्स है,
ठीक है। हाँ, बस ये जो इनिशियली हमने ये जो इक्वेशंस निकाली डिराइव करी है ऑन अ सर्टेन अजम्पशन, वो जो अजम्पशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज। अच्छा, कुछ एक दो और पॉइंट्स जैसे हम लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt, है ना। वेलोसिटी आपका dx by dt, सो वी कैन राइट कि जो dx है, dx v dt, ठीक है, vx इक्वल्स टू ds dx, हाँ dx इक्वल्स टू v dt। तो लेट्स सपोज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ x1 से x2 और ये t1 से t2, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व बिटवीन t1 एंड t2। मतलब मुझे मिल क्या जाएगा, यहां से मिलने क्या वाला है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या दे रहा है, ये चीज देखो, ठीक है। दूसरा दूसरा हमारे पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। यहाँ से अगर आप देखोगे तो वी कैन राइट कि भाई dv a dt, ठीक है, ये चीज इंटीग्रेशन करा आपने, लेट सपोज को करा आपने इंटीग्रेशन v1 से v2, ठीक है, और ये आपका है t1 से t2। इट इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ठीक है, बिटवीन t1 एंड t2, बिटवीन t1 एंड t2, t1 एंड t2 के बीच की बात है। तो एरिया ऑफ अ वेलोसिटी टाइम कर्व आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये तो एक बेसिक पार्ट था जो हमने रेक्टिलिनियर वाला केसेस डिस्कस किया, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट क्या होता है कि हाँ, यस यस एग्जैक्टली, अब होता क्या है कि ये चीजें हमारा डायरेक्टली यूज होगा आगे एप्लीकेशन वाले पार्ट्स में, जहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करेंगे वो है काइनेटिक्स वाला पार्ट, वहां पे सबसे ज्यादा इनका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये एज आप इसको बेसिक कंसेप्ट समझ के चलो, क्योंकि जो ये चीज आपका कहीं ना कहीं आगे तो यूज होने ही वाला है। हाँ, बट ये होता है कि उस वक्त उस मोमेंट पे ये चीज हमारी बेसिक कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी पॉइंट्स इधर उधर हुए तो क्वेश्चन का फॉर्मूला मुझे जरूर पता है, बट वहां पे जो बेसिक मुझे यूज करना था वो मेरा गड़बड़ है, तो क्वेश्चन गलत। ऑब्वियसली आगे जब हम पढ़ेंगे तो कहीं वहां पे इन सब चीज का बेसिक टर्म्स हमारी यूज हुई और वहां पे अगर मैं कहीं मिस्टेक करता हूँ, मुझे मेन फॉर्मूला मेन कंसेप्ट पता है बट उसका बेसिक मेरा कुछ गलत मैंने यूज कर लिया उसका फॉर्मूला या रिलेशन, तो ऑब्वियसली आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो बेकार हो गया, फिर जो आपने जो भी फॉर्मूला लगाया फिर फाइनली जो भी कैलकुलेशन करी वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा स्टिक टू द बेसिक्स जो बोला जाता है बात, स्टिक टू द बेसिक्स मतलब बेसिक पार्ट जितना स्ट्रांग है एप्लीकेशन पार्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। गलती ये होती है कि हम एप्लीकेशन पार्ट पे डायरेक्टली चले जाते हैं और एप्लीकेशन पार्ट के फॉर्मूले हम याद कर लेते हैं और बेसिक्स को हम उतना अच्छे से स्ट्रांग बनाते नहीं, तो फिर वहां पे फिर मिस्टेक्स होती है यूजुअली, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए रेक्टिलिनियर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ जाओ कर्वीलिनियर। नेक्स्ट इज व्हाट, द कर्वीलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर। तो ट्रांसलेशन के दो पार्ट्स है, रेक्टिलिनियर कर्वीलिनियर, ठीक है, रेक्टिलिनियर एंड द कर्वीलिनियर पार्ट। अब रेक्टिलिनियर में आपने सिंपली क्या बोला था कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर में क्या बोला, स्ट्रेट लाइन में मोशन बोला, वो स्पेशल केस है बेसिकली ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में दोनों चीज पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी और कर्व पाथ में मोशन भी, बस हाँ रोटेशन इन्वॉल्व नहीं होता है ट्रांसलेशन में, ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, along along curved path, ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ, ये चीज।
तो ये कर्वीलिनियर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज योर कर्वीलिनियर पार्ट। कैसे देखो, एग्जांपल के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, तो लेट सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट सपोज किसी ने यहाँ से क्या थ्रो करा, बॉल। तो ये जो बॉल थ्रो करते हुए गया है, ये क्या है, एक तरीके से कर्वीलिनियर वाला केस है। ऑब्वियसली बात है, जो बॉल फेंका आपने, बेसिकली क्या हो रहा है, वो कर्व फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, जो उसका पाथ है वो कर्व नेचर का है। ठीक है, वो कर्व पाथ में मूव करते हुए जा रहा है। ये जो मोशन है, ये कौन से प्लेन में, वर्टिकल प्लेन की बात हो गई। दिस इज द वर्टिकल प्लेन मोशन। अच्छा, ये तो वर्टिकल प्लेन मोशन की बात हो गई, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करो, ऐसा हो सकता है कि भाई आपका क्या हो, यहाँ से आपका एक व्हीकल जा रहा हो, है ना, ऑब्वियसली इस कर्व पाथ के थ्रू होते हुए जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होगा। ये जो मोशन हो रहा है इस व्हीकल का, इस कार का, जो भी है ये चीज, इसका मोशन हो रहा है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये भी एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है, बट ये रोटेशन नहीं कर रहा है, इट इज नॉट रोटेटिंग। यह चीज याद रखो, कर्व पाथ में मूव करना अलग चीज है और रोटेशन करना अपने आप में वो अलग चीज है। ठीक है, ये चीज तो इट इज द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में कौन सा पार्ट है, कर्वी लीनियर, जहां पे पार्टिकल कर्व पाथ में मूव करता है। ठीक है, ये चीज। अब अच्छा, एक चीज बताओ, कर्व पार्ट में मूव करने से सबसे बड़ी चेंज हुआ कहां पे, अगर आप इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बताओ, चेंज हुआ क्या अभी तक। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था तो क्या दिक्कत थी, और अब कर्व पाथ में आ गया तो क्या चेंजेस आ चुके हैं, जल्दी बताओ फास्ट। आप देखो, मोशन के लिए किस पे दिमाग लगाना, जब भी मोशन की बात आएगी आपको सबसे पहले फोकस करना है पोजीशन पे। अभी रेक्टिलिनियर था, स्ट्रेट लाइन में मोशन, अब कर्व पाथ में मोशन। पोजीशन पे थोड़ा सा फोकस करो, स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ में जाने में डिफरेंस क्या आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी। अरे, डिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अरे तो वो तो ऐसा पिछले केस में भी हो सकता था, वो तो ऐसे भी जा सकता है ना, देखो ये स्ट्रेट लाइन गया, फिर वो यहाँ गया, तो लेट सपोज x1, ये x2, बट अगर आप बात करते हो 1 और ये 2 फाइनल पोजीशन, तो ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड x1 प्लस x2 इज द टोटल डिस्टेंस। वो चीज तो यहाँ पे भी है, अलग अलग तो पहले भी हो सकता था। टेंजेंशियल फोर्सेस, हाँ, आप 2 पॉइंट आगे चले गए, लेकिन अरे यार, अगर कर्व पाथ में जाएगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डिफरेंस क्या आएगा, बहुत ही बेसिक सी चीज है, डायरेक्शन। डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है अगर कर्व पाथ में है तो। पहले स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा था। गॉट इट और नॉट। देखो, फोर्स मोशन की बात करो, मोशन की बात करो, फोकस ऑन द पोजीशन, फोकस ऑन द पोजीशन। पहले स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो डायरेक्शन तो सेम ही था, डायरेक्शन तो सेम ही था, बट अब कर्व पाथ में जा रहा है तो हर मोमेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, हर मोमेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस। ठीक है, हमेशा जब भी मोशन की बात होगी आप फोकस करोगे किस पे, पोजीशन पे। ठीक है, अब इस पे एक पॉइंट लिख भी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना,
curvilinear 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 motion can cause changes in the magnitude and direction as well, and direction of velocity. एक curvilinear motion can cause changes in the magnitude. curvilinear motion की वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंजेस पॉसिबल है, ये चीज ठीक है। क्योंकि पोजीशन, अब आपको पता है, अब वो जो पार्टिकल है वो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो पोजीशन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, curvilinear motion can cause changes in both magnitude and direction of velocity, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट आगे लिख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंसेस। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। अच्छा, जो हम कर्वीलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये प्लेनर भी हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है, बट हम जो डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ओनली, मतलब हम एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही कर्व्ड मोशन की बात करते हैं। स्पेस में भी पॉसिबल है, बट स्पेस वाला केस हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, इन बीटेक लेवल, और ना ही वो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। बट इन जनरल हम जो डिस्कशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेन होगा, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही हम डिस्कशन करेंगे जो कर्व पाथ मूव कर रहा है, ठीक है, वो चीज, ठीक है। होने के लिए क्या हो सकता है, स्पेस कर्वीलिनियर भी हो सकता है, बट वो डिस्कशन नहीं कर रहे। लेट सपोज कुछ एक पाथ हमने कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ कर्व पाथ हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या करा भाई, एक पोजीशन कंसिडर करा, लेट सपोज ए, है ना, और ए से रिगार्डिंग आपने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया ओ ए, करेक्ट, पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके तो हमें वेलोसिटी मिलने वाला है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके हमें क्या वेलोसिटी मिलने वाला है, विल गेट द वेलोसिटी। टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है, करेक्ट, ये चीज। अब देखो, सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर ओ ए, जिसको हम आर ऐसे एरो करके दिखाएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरीके से, ठीक है, ये चीज, ये तो आपका पोजीशन वेक्टर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है डिस्टेंस आर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अभी क्या तीनों टर्म्स में लिख लेता हूँ, बट जनरली आपको उस केस में मिलेगा, ठीक है, 2D प्लेनर केस ही मिलेगा एग्जाम में, बट लिखेंगे हम पूरा जनरल 3D वाला केस। तो लेट सपोज आपको आर डिस्टेंस है, तो आपने आर डिस्टेंस इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, सिंपल वेक्टर एनालिसिस जैसे हम करते हैं, ठीक है। अब ये था ना आपका आर बार, अब आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा तब जाके आपको वेलोसिटी मिलने वाला है। एंड अगर आप पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या वेलोसिटी मिलेगा, देखो, यू विल बी गेटिंग प्लस, विल बी गेटिंग dx by dt, ठीक है, आई कैप प्लस dy by dt
dy by dt j कैप प्लस dz by dt k कैप। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये चीज dx by dt dy by dt dz by dt। अच्छा, एक चीज है आई जे के का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी भी कर सकते थे, बट हमने वो इसलिए नहीं किया है, उसको हमने जीरो एज्यूम किया बेसिकली। क्यों? क्योंकि मैं इसको अपना फिक्स्ड रेफरेंस मान रहा हूँ, फिक्स्ड रेफरेंस, इसको मैं अपना फिक्स्ड रेफरेंस मान रहा हूँ। ठीक है, ये चीज। अदरवाइज तो क्या होना था, वो डी आई बाई डी टी वाला टर्म भी आता आगे, मतलब एक्स डॉट आई है ना, तो डी एक्स बाई डी टी करा इंटू आई करा, प्लस आपको क्या करना था एक्स, फिर डी आई बाई डी टी भी करना था। बट डी आई बाई डी टी इज अवर जीरो हेयर बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द रेफरेंस एज द फिक्स्ड जोन। ठीक है, रेफरेंस को हम फिक्स्ड कंसिडर करके चल रहे हैं। तो वेलोसिटी जो आपको मिलेगा यहाँ पे, वेलोसिटी वेक्टर, ये आपको मिलेगा वी एक्स। ठीक है, वी एक्स वाला पार्ट, इसका आई कैप तो लगा ही है डायरेक्शन पे, वी वाई जे, फिर वी जेड आ जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। सिमिलर वे में एक्सेलरेशन वेक्टर भी डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी करा तो आपको यहाँ पे मिलेगा वी एक्स जगह ए एक्स आई कैप, और यहाँ मिलेगा ए वाई जे कैप प्लस यहाँ मिलेगा ए जेड के कैप। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें। अब क्या होता है ना, देखो वी एक्स वी वाई बेसिकली देखो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। जेड वाला वी जेड हो गया, ठीक है, बट इन जनरल एक्स एंड वाई हम बेसिकली कंसीडर करते हुए चलेंगे। ये बेसिकली आपको कर्वीलिनियर के केस में करना पड़ेगा एनालिसिस इस तरीके से। अच्छा, कर्वीलिनियर के कौन कौन से केसेस हमें डिस्कस करने आगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस है। अब प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए ऐसा नहीं, बट हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं और इन्वॉल्व किया जा सकता है। देखो काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल के जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी अपने इंजीनियरिंग में या फिर स्कूल लेवल पे डिस्कस किया होगा, बट इसको अगेन डिस्कस करने का सिंपल रीजन है बिकॉज इन चीज को हम आगे कहीं ना कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इनको अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमें इनका बेसिक तो क्लियर हो, तभी तो हम आगे जाके इसका एनालिसिस कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखो इन सब चीजों का। ठीक है, तो ये तो आपने एक्सेलरेशन वाला पार्ट लिख दिया। अब एक्सेलरेशन के लिए भी तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, जैसे आपने आर का मैग्नीट्यूड लिखा था वैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी। तो वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखोगे डायरेक्टली, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आपका एक्सेलरेशन की वैल्यूज होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पता कैसे आ सकता है, दो केस बनते हैं, या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, और डायरेक्शन तो क्या कंफर्म 110% होगा ही होगा क्योंकि कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरा केस हो सकता है जैसे मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा हो साथ साथ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है जैसे मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो वो चीज डिस्कस करनी है। तो इसका जो सबसे पहला एग्जांपल जो हम एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। वो कौन सा केस होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हम थोड़ा बेसिक से देखेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट हमारा कहीं और दूसरे टॉपिक्स या दूसरे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो उसका बेसिक एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज इसको हम इसको यही एंड कर रहे हैं। कल से हमारी क्लास देखो 7:30 अगर इन केस जल्दी हो रहा है तो हम उसको हम 8 से करेंगे। ठीक है, उसको हम 8 o'clock मॉर्निंग एनी हाउ तो 8 o'clock से करना ही करना है, क्योंकि देखो 8 से करेंगे तो 8 से 10 हम क्लास कर पाएंगे प्रॉपर। और इस वीक इस संडे तक हमें एनी हाउ इसको कंप्लीट करना ही है। संडे तक मतलब ऐसे हो जाएगा आराम से इजीली, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा थ्योरी पार्ट कम है, न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है। तो थ्योरी तो जस्ट एक फॉर्मूला, फॉर्मूले के पीछे का क्या कंसेप्ट है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो चीज हमें डिस्कस करनी है। और सीधा न्यूमेरिकल करेंगे गेट्स के जो हमारे आ रखे हैं ऑलरेडी सबसे पहले तो थ्योरी पार्ट बहुत कम है।
थ्योरी पार्ट तो मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो थोड़ी थ्योरी पार्ट तो थोड़ा आएगा ही आएगा, बट कम है। बट क्या है कि जो भी फॉर्मूला, उसके पीछे का कंसेप्ट, कैसे वो फॉर्मूले में चीजें आई हैं, कंसेप्ट कैसे इन्वॉल्व हुआ है, वो चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कल से हम मॉर्निंग 8 o'clock ही करेंगे, एनी जो भी टाइम होगा, जैसे भी। तो मॉर्निंग 8 o'clock करेंगे, अगर 7:30 अगर अर्ली लगता है तो 8 o'clock करेंगे, 8 से 10 हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा फिर। ठीक है, चलो फिर। एंड सर आफ्टरनून हाँ, में कौन सी क्लास है, आज आफ्टर होंगी? प्रोडक्शन आई थिंक शायद आप लोगों का प्लान होगा, है ना, वो तो मैसेज आ गया होगा आप लोगों को। नो सर, अभी एक्चुअली कुछ आया नहीं है प्रॉपर मैसेज। एंड सर जैसे कल जो दोपहर 2 से 4 हाँ चल रही थी क्लास, हाँ हाँ